हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं सीटेट पेपर 2 के साइंस के क्वेश्चन। इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या दिया है दोस्तों। एक शिक्षिका अपने कक्षा 6th है ना, 6वीं के बच्चे हैं, उनकी टीचर्स है। सो एक शिक्षिका अपने कक्षा 6th के विद्यार्थियों को शरीर में गति यानी जो बॉडी मूवमेंट है ना, शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है। कुछ पिक्चर्स जो है वो दिखा रही है बच्चों को, जैसे जल यात्रा करती नाव है ना, नाव के जो जल यात्रा करती नाव है वो एक पिक्चर दिखाया है बच्चों को। उसके बाद तैरती मछली और एक उड़ता हवाई जहाज, एक उड़ता एरोप्लेन जो है, इनका क्या किया है, जो पिक्चर है टीचर ने क्या किया है, बच्चों को दिखाया है। ओके, ठीक है। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार, जो आकृति है उसको बच्चों को बोला गया है कि आप ऑब्जर्व करिए उनको दिखाकर, और जो गति के प्रकार हैं है ना, जो मूवमेंट है इनके अंदर अलग अलग पिक्चर्स में कैसा टाइप का गति का प्रकार, क्या आप उसको देखकर समझ रहे हो, ऐसा बच्चों को बोला गया है कि गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है, आइडेंटिफाई करने के लिए कहती है, सोचने के लिए कहती है। ठीक है, ओके। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किनको संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा। तो जो बच्चे होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, वो जो अपना आंसर देंगे, अपना उत्तर देंगे, तो इसमें से कौन सा वो उपयोग करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ आपको दिया गया है वर्गीकरण, बी दिया है अवलोकन, सी दिया है आगमनात्मक तर्कशीलता और डी दिया है मापन। और यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई हमको एक चूज़ करना है। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, जो टीचर है वो पहली बात तो पिक्चर्स दिखा रही है बच्चों को, है ना। तो इसमें देखिए पहला जो दिया है ए, वर्गीकरण। अब इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जो है वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ में इसको कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं ना, तो इसमें वर्गीकरण तो नहीं आएगा। तो ये ए जो है ये हट जाएगा, बिकॉज इसमें वर्गीकरण नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है। उसके बाद देखिए अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। तो टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को पिक्चर्स दिखा रहा है, प्रतिबिंब दिखा रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे, उस पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, है ना, अवलोकन करेंगे। इसका मतलब ये तो सही है, राइट। तो ये तो आएगा ही, अवलोकन वो यूज़ करेंगे ही, उपयोग करेंगे ही, इसका मतलब बी तो आएगा ही। देखिए बी कहाँ है, बी जो है आपका ऑप्शन में यहाँ और यहाँ है, तो ये सेकंड और ये फर्स्ट तो निकल जाएगा, राइट। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट जो है आगमनात्मक तर्कशीलता। देखिए जब बच्चे इस आकृति को सबको देखेंगे और उसके बाद वो आंसर करेंगे, है ना, टीचर्स को आंसर करेंगे, तो उसमें क्या होगा, वो उनका थिंकिंग इन्हांस होगा, सोचेंगे कि उस डायग्राम में कैसा गति का कौन सा प्रकार कौन से डायग्राम से रिलेटेड है। तो उसमें आगमनात्मक तर्कशीलता जो है उसमें यूज़ होगी, इंडक्टिव जो रीजनिंग है वो उनको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो है इसका भी वो लोग यूज़ करेंगे, है ना। ठीक है, तो बी और सी दोनों यूज़ होने वाला है। तो देखिए बी और सी ऑप्शन कहाँ है, 4th वाला। देखिए लास्ट जो ऑप्शन दिया है आपको मापन, इसमें वो कोई भी मेज़रमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डायग्राम को देख रहे हैं वो, तो इसमें कोई भी मेज़रमेंट नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी भी निकल जाएगा। तो कौन से 2 ऑप्शन है, बी एंड सी। तो देखिए बी और सी ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4, तो ये इसका राइट आंसर होगा, बाकी तीनों नहीं होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर देखिए 15, आपको क्वेश्चन क्या बोला है, जब ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ या रॉड, तो कोई एक रॉड है जिसपे जो आवेश है, जो चार्ज है वो कैसा है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ या रॉड को अनावेशित विद्युतदर्शी, तो आपको पता होगा जो 7th का जो टेक्स्ट बुक है उसमें विद्युतदर्शी का आपको एक डायग्राम दिया गया है। तो विद्युतदर्शी में देखिए क्या होता है, एक कॉपर का ऐसा रॉड होगा, उस पर 2 गोल्ड लीफ होते हैं, है ना। तो इसमें क्या बोला है कि जब हम जो रॉड है जिस पे आवेश कौन सा है, ऋणात्मक आवेश है, जब इसको हम इसके पास में लाएंगे, जो विद्युतदर्शी है, इलेक्ट्रोस्कोप है, इसके पास में लाएंगे, तो जो ये गोल्ड लीफ होती हैं, है
है ना, सोने की जो पत्तियां होती हैं वो कैसा बिहेव करती हैं। ओके, सो अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है, तब देखिए क्या होता है। पहला, विद्युतदर्शी पत्तियां, है ना, ये जो विद्युतदर्शी पत्तियां हैं, गोल्ड जो लीव्स है, सो विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से और दूर जाएंगी। तो जैसे हम इसको, कोई रॉड है जिस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है उसके ऊपर, तो जैसे हम इसके पास में इसको लाते हैं तो क्या होता है, ये जो पत्तियां हैं ये क्या होती हैं, दूसरे से दूर जाती हैं। ये हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं। ठीक है, ओके। फिर देखिए क्या बोला है, बी, दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी। दोनों पे जो चार्ज जाएगा, जो आवेश जाएगा वो समान जाएगा, है ना, दोनों पे क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव, यानी ऋणात्मक आवेश क्या होगा, दोनों पर जाएगा। ठीक है। सी बोला है, ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है। ये जो ऋणात्मक आवेश होंगे वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियाँ एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिया है कि उपयुक्त 3 कथनों के, क्या बोला देखिए, फर्स्ट बोला है ए, बी और सी तीनों अवलोकन है। तो क्या तीनों ऑब्जर्वेशन है क्या? बी बोला है ए, बी और सी अनुमान है, तीनों क्या है, अनुमान है। थर्ड बोला है ए अवलोकन है जबकि बी और सी अनुमान है। और फोर बोला है ए और बी अवलोकन है और सी क्या है, अनुमान है। तो देखिए इसमें सबसे पहला तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से और दूर जाएंगी। तो जैसे ही हम ऋणात्मक जो आवेश का रॉड है इसके पास जैसे ही हम इसको लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो ऋणात्मक आवेश है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो इस कॉपर वायर से होते हुए इस पत्तियों पे क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, हस्तांतरित हो जाएगा ऋणात्मक आवेश। और क्या होता है, ये जो पत्तियां हैं ये एक दूसरे से दूर जाती है ना, बिकॉज सेम चार्ज होता है तो ये क्या होता है, दूर जाती है। तो ये हम देखते हैं, ये हम अवलोकन करते हैं। तो ये जो पहला है कि विद्युतदर्शी पत्तियां जो है एक दूसरे से दूर जाएंगी, ये हम देखते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, हम अनुमान लगा सकते हैं। क्या अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है यहाँ की जो चार्ज है वो इन पत्तियों पे जा रहा होगा और सेम चार्ज होने की वजह से क्या हो रहा है, एक दूसरे से वो दूर जा रहे हैं। तो ये हम अनुमान लगाएंगे। तो इसमें जो पहला है ये क्या है, ये अवलोकन है, हम देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ए क्या है, अवलोकन है, राइट। हम देख रहे हैं कि पत्तियाँ एक दूसरे से दूर जा रही है। क्यों दूर जा रही हैं, देखिए इसका रीज़न है ये कि दोनों विद्युतदर्शी पत्तियाँ समान आवेश अर्जित करेंगी। दोनों पे क्या हो रहा है, समान आवेश अर्जित हो रहा है, इसलिए दूर जा रही हैं। तो ये क्या है, ये इसका रीज़न है ना। ठीक है, तो ये हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। तो बी क्या है, अनुमान है। बी का जो स्टेटमेंट दिया है वो अनुमान दिया गया है कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। सी देखिए क्या बोला है कि ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियाँ एक दूसरे से और दूर चली जाती है। तो ये जो माइनस जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो इस पे जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, एक दूसरे से वो दूर जा रही है। तो ये जो दिया गया है सेकेंड और थर्ड, ये दोनों क्या है, इसके अनुमान है। तो ए जो है अवलोकन है जबकि बी और सी क्या है, ये अनुमान है। तो इसमें तीनों अवलोकन है ये गलत होगा, तीनों अनुमान है ये गलत होगा, ए और बी अवलोकन है नहीं, तो इसका आंसर आएगा थर्ड वन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपको क्या बोला है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको अभिकथन दिया है और उसका तर्क दिया है, असर्शन दिया है और उसका रीज़न दिया है। तो देखते हैं हम अभिकथन आपको क्या दिया है। जो तारे होते हैं आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, है ना। जो तारे हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो कहाँ से कहाँ हमको प्रतीत होते हैं, वो पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट से कहाँ जाते हुए हमको दिखाई देते हैं, वो पश्चिम की तरफ यानी वेस्ट की तरफ। ठीक है, ओके। इसका रीज़न देखिए, तर्क क्या बोला गया है, ऐसा क्यों होता है कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। तो जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ, है ना, वो यहाँ से यहाँ पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है, इसलिए हमको तारे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। तो ये बात तो दोनों सही बात है,
है ना। देखिए कभी भी जब जैसे हम गांव जाते हैं, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं, तो ट्रेन अगर हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरा डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमको पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देती है, क्योंकि हम आगे की तरफ जाते हैं। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है ना। तो सेम वे में यहाँ भी वही हो रहा है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमेगी, तो जो तारे होंगे वो ईस्ट से हमको वेस्ट दिशा में घूर्णन करते हुए प्रतीत होता है ना। ठीक है, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो देखिए क्या बोला इसमें, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए आर जो है पृथ्वी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, तो ये बात तो सही ही है ना। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में ही घूर्णन करती है, तो ये जो है ये स्टेटमेंट तो निकल जाएगा। सेकेंड बोला है ए और आर दोनों गलत हैं, नहीं दोनों गलत नहीं है, दोनों तो सही है। अब देखिए इसमें क्या ऑप्शन है, इसमें ए और आर दोनों सही है। यहाँ देखिए ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर, यहाँ देखिए तथा आर ए की सही व्याख्या है और यहाँ व्याख्या नहीं है। देखिए ये जो है ये इसका रीज़न सही बताया है कि ये क्यों ऐसा प्रतीत होता है, इसकी वजह से, तो ये इसका बराबर रीज़न है। तो हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है, ये जो है तर्क जो है, ए की सही व्याख्या है। तो ये इसका सही आंसर है, ये फोर्थ वाला निकल जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा, इसका आंसर आएगा थर्ड वन, कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपको क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, इसमें से कौन सा जो कथन है वो सबसे अच्छा है, कौन सा श्रेष्ठ रूप से बोल रहा है आपको, तो इसमें से कौन सा अच्छा है जो इसको सपोर्ट करता है, तो आपको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। देखिए पहला जो ऑप्शन बोला है, वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिकों के जांच परिणामों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो ये तो सबसे बात, ये तो पहला ही निकल जाएगा है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये तो निकल गया कि एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के जो जांच परिणाम रहेंगे उस पर वो ये विश्वास ही नहीं करता है, तो ये फर्स्ट तो निकल गया। सेकंड देखते हैं क्या बोला है, वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार वाले, मतलब क्या, ओपन माइंडेड होते हैं। ठीक है, सो वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार वाले होते हैं तथा अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं, तो ये बात भी सही नहीं है। जो साइंटिस्ट जो होते हैं वो बार बार अपने सोच को रूपांतरित नहीं करते हैं, तो ये जो है ये सेकंड भी क्या होगा, सही नहीं है। थर्ड देखिए क्या बोला है, विषयनिष्ठ आनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं, तो ये बात तो सही है कि जो वैज्ञानिक होते हैं किसी भी बात को मानने से पहले, है ना, वो जो कितना वैलिड है किस पे डिपेंड करता है, वो जो एविडेंस होता है, जो सबूत होता है, उनको जब सबूत मिलता है तभी वो किसी दावे को क्या करते हैं, मानते हैं। ओके ठीक है, तो ये जो थर्ड है ये सही बात है। फोर्थ देखते हैं, विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से आगमनात्मक है, तो सिर्फ आगमनात्मक बोलना ये सही बात नहीं होगा, है ना, ये सही नहीं होगा। निगरात्मक भी हो सकता है, डिडक्टिव भी हो सकता है, तो ये फोर्थ वाला भी सही नहीं है। तो इसमें जो है सबसे अच्छा जो है, सबसे श्रेष्ठ जो है, जो इसको सपोर्ट करता है वो कौन सा है, वो है थर्ड स्टेटमेंट, मतलब विषयनिष्ठ आनुभाविक साक्ष्य, यानी जो एविडेंस हो गया, एविडेंस के आधार पर ही क्या होते हैं, वैज्ञानिक जो हैं किसी दावे को वैलिड मानते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखिए आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको दो स्टेटमेंट दिया है, S1 एंड S2। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। S1 आपको एक स्टेटमेंट दिया है, रेयॉन एक संश्लिष्ट तंतु है। जो रेयॉन फाइबर जो होता है ना, जो रेयॉन जो फाइबर होता है, तो ये जो रेयॉन फाइबर है ये एक संश्लिष्ट तंतु है, यानी सिंथेटिक फाइबर है। तो ये बात तो सही है, जो रेयॉन जो फाइबर बनाया जाता है वो सिंथेटिक रूप में बनाया जाता है, उसको मैन जो है आदमी बनाते हैं, है ना। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, रेयॉन एक संश्लिष्ट तंतु है, सिंथेटिक फाइबर है, तो ये बात सही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपको क्या क्या दिया है, S1 गलत है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही हट जाएगा, बिकॉज S1 जो है ये सही बात है, तो S1 गलत है, ये आपका निकल गया। ओके, उसके बाद देखिए क्या बोला है, S1 S2 दोनों गलत हैं,
तो इसमें से फर्स्ट तो क्या है, फर्स्ट तो राइट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा। इसमें देखते क्या है, S1 S2 दोनों सही है या S1 सही है या S2 गलत है। तो सबसे पहले तो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट रीड किया और ये दोनों ऑप्शन निकल गए। तो अब आपको बस ध्यान देना है कि सेकंड स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो एग्जाम में आप इसी तरीके से क्या कर सकते हो, फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करके जो ऑप्शन निकल रहा है उसको पहले निकाल दीजिए, है ना। चलिए देखते हैं अब सेकेंड स्टेटमेंट जो S2 है, वो स्टेटमेंट आपको क्या दिया है, रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है। देखिए रेयान को बनाने के लिए जो प्राकृतिक माल जो होता है ना, सेल्यूलोज, इसका यूज़ किया जाता है। तो जो सेलुलोज होता है ये प्राकृतिक कच्चा माल होता है, इसका उपयोग करके रेयान को बनाया जाता है। तो रेयान को बनाने के लिए प्राकृतिक कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला आपको कि रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो S2 है ये क्या है, गलत है। S1 बराबर है लेकिन ये जो S2 है ये क्या है, गलत है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, S1 S2 दोनों सही है, नहीं ये हट जाएगा। S1 सही है, ये जो S1 है वो सही है और S2 क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग, है ना, जो डेफिशिएंसी डिजीज होता है, अभावजन्य रोग जो होता है, विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी, है ना। तो ये जो टॉपिक है अभावजन्य रोग, इस विषय को अगर हमको बताना है ना, तो सबसे अच्छा इन चारों में से सबसे अच्छा कौन सा हो सकता है, देखते हैं। देखिए पहला बोला है मानव शरीर में विभिन्न पोषकों जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, विभिन्न पोषकों और जिन क्रियाओं का वो निष्पादन करते हैं उसे सूचीबद्ध करना। तो अगर हमने न्यूट्रिशन, कोई न्यूट्रिशन है वो कौन सा काम करता है हमारे शरीर में, बस उसको हम लिस्ट बना के बच्चों को दे देंगे तो उससे हो जाएगा क्या, तो ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना। देखिए सामान्य मानव संबंधी रोगों पर हमको कौन से रोग से रिलेटेड डिस्कशन करना है, अभावजन्य रोग जो डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं उनसे, है ना, वो हमको डिस्कशन करना है, ना कि जो सामान्य संबंधी रोग जैसे सर्दी बुखार जो हो गया छोटे मोटे। तो ये फर्स्ट और सेकंड तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा है। थर्ड देखते हैं क्या बोला है, संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना। तो अगर हमने जो संतुलित आहार होता है सिर्फ उसका परिभाषा बच्चों को बता दिया तो हो जाएगा क्या, तो परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना, अभाव का मतलब क्या होता है वो समझा देना। तो इतना करेंगे तो ये अच्छा होगा क्या, तो ये देखिए ये जो तीनों जो हैं वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा है। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे उपयुक्त रणनीति, सबसे अच्छी जो रणनीति है वो कौन सी होगी, तो ये तीनों उतने इफ़ेक्टिव नहीं लग रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला क्या बोला है, अभावजन्य रोग। देखिए आपको कौन सा विषय में बात करना है, अभावजन्य रोग के बारे में बात करना है। तो अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर, है ना, चिकित्सक के प्रदेशन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना। देखिए अगर आपको कोई अभावजन्य रोग से डिस्कशन करना है, उस टॉपिक पर डिस्कशन करना है, सबसे बेस्ट क्या होगा कि आप उससे रिलेटेड कोई डॉक्टर को बुलाइए, उसके साथ क्या कीजिए, आप बच्चों के साथ डिस्कशन कीजिए, वो सबसे बेस्ट होता है ना। या तो उस डॉक्टर का कोई जो प्रदेशन है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, उससे क्या करिए, आप उसको लेकर बच्चों के साथ क्या कीजिए, डिस्कशन कीजिए, परिचर्चा कीजिए। तो डिस्कशन जो होता है सबसे बेस्ट वे होता है किसी बच्चों को जो होता है ग्रुप को सिखाना, क्योंकि जब डिस्कशन करेंगे अपने थिंकिंग जो होगा, उनका जो थिंकिंग होता है वो क्या जानते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, साझा करेंगे, तो उससे बच्चों का क्या होता है, ज्ञान जो होता है बढ़ता है ना। तो इन चारों में से जो है सबसे अच्छा जो है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है। तो इसमें हम लोग ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड चूज़ नहीं करेंगे, सबसे जो उपयुक्त रणनीति होगी इस चर्चा को, अभावजन्य रोग जो विषय को समझाने के लिए, वो होगा ये फोर्थ वन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपको क्या बोला है, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। तो आपको 2 कथन दिया है A और B, और आपको देखना है कि उसमें से कौन सा सही है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, सामान्यतः अधातु जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो जो पहला जो स्टेटमेंट है ना, सामान्यतः अधातु जो होंगे, नॉन मेटल्स जो होंगे, वो जल के साथ, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही है
तो देखते हैं ऑप्शंस आपको क्या क्या दिया है। ए और बी दोनों सही है, न तो ए न तो बी। तो देखिए हमको पता है जो ए जो है फर्स्ट जो है वो राइट है, वो ट्रू है, तो ये जो ऑप्शन है पहली बात ये निकल जाएगा। ओके, उसके बाद केवल ए केवल बी, देखिए सिर्फ केवल बी ये भी हट जाएगा। क्यों? हमको पता है जो ए है अधातु जो होता है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है सामान्यतः, तो ये केवल बी ये भी क्या होगा, हट जाएगा। तो अब जो है हमारा ये फर्स्ट और जो थर्ड है इसमें से ही कोई एक आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट जो दिया है बी, सामान्यतः अधातु यानी जो नॉन मेटल्स है अम्लों, है ना, जो अम्ल होता है यानी जो एसिड होते हैं, एसिड्स जो होते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो ये बात भी क्या है, ये बात भी सही है कि जो अधातु यानी नॉन मेटल्स होते हैं वो अम्ल के साथ यानी एसिड के साथ क्या करते हैं, सामान्यतः अभिक्रिया रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ए और बी दोनों क्या है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, केवल बी भी केवल ए जो है ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसका आंसर आएगा फर्स्ट वन, दैट इज़ ए और बी दोनों जो है क्या है, वो सत्य कथन है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 आपको बोला है जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है ना, जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है उससे। पहला ऑप्शन देखिए बोला है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, है ना, तो ध्वनि तो हमको प्राप्त नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है ये फर्स्ट ऑप्शन आपको निकल जाएगा। उसके बाद सेकंड बोला है केवल प्रकाश ऊर्जा, तो सिर्फ हमको क्या लाइट ही मिलता है क्या, सिर्फ प्रकाश ही मिलता है क्या, जब हम फ्यूल जलाते हैं जैसे आग जलाते हैं हम, तो आग जलाने के बाद क्या सिर्फ हमको प्रकाश मिलता है क्या। ठीक है, देखते हैं थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या बोला है। देखिए इसमें ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, हमको प्रकाश भी मिलता है साथ में हमको ऊष्मा यानी हीट भी हमको क्या होता है, मिलता है जब हम आग जलाते हैं। तो ये जो है सेकंड ये भी निकल जाएगा। थर्ड बराबर है यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी नहीं, यहाँ कोई मशीन काम नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब भी हम ईंधन को जलाते हैं तो उस वक्त हमको क्या मिलता है, ऊष्मा यानी उससे हमको हीट मिलता है, और प्रकाश यानी हमको लाइट मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन। देखिए सीटेट में कितना ईजी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो डिफ़िकल्टी होंगे, सिंपल क्वेश्चन भी पूछे होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने जितने क्वेश्चन जो डिस्कस किए साइंस के वो आपको समझे होंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर इस चैनल पर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।